डिफॉल्ट के खतरे के बहुत करीब आ चुका है। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के सिलसिले में डॉक्टर इशफाक हसन साहब, माहिर माशियत। बहुत शुक्रिया सर मैं ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले तो मिफ्ता इस्माइल साहब का जो कॉलम है वो कोट करना चाहती हूं। उन्होंने खुद ही अपनी मौजूदा हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। वो कहते हैं कि जी डिफॉल्ट रिस्क दिसंबर के बाद बढ़ रहा है। फिर क्या सूरत हाल होगी सर, क्योंकि मिफ्ता साहब जो हैं इनसाइडर भी हैं, थोड़े से डिसग्रंटल जरूर हैं, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि डिफॉल्ट का खतरा बढ़ता जा रहा है, जबकि इसहाक डार साहब ऑन द अदर हैंड कहते हैं कि डिफॉल्ट नहीं होगा, ना कभी किया है हमने डिफॉल्ट और अभी भी नहीं होगा। देखिए, मैंने भी पढ़ा है मिफ्ता इस्माइल साहब का आर्टिकल। उनका अपना एक व्यू है और मैं उनके व्यू की कदर करता हूं, लेकिन नॉट नेसेसरीली कि मैं उनके व्यू से एग्री करता हूं। ठीक है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस आर्टिकल में सही नहीं है, जो मैं इस पे नहीं ज्यादा वक्त लगाना चाहता हूं। उनका अपना एक व्यू है और हमें उनके व्यू को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जहां तक इनसाइडर हैं, ये उनके और इसहाक डार साहब के दरमियान है जो भी चीजें हैं, वो और चीज है जिसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन नॉट नेसेसरी कि मैं उनके व्यू से एग्री करता हूं। अब रहा कि क्या पाकिस्तान, देखिए इतना ज्यादा मिसपरसेप्शन क्रिएट किया गया है ना ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को लेकर, कि हमारे लोगों को किसी ने सोचा भी नहीं है कि ये है क्या चीज है। बस एक के मुंह से निकला, दूसरे ने तीसरे, वो सीना गजट जो है वो चलता चला गया, क्योंकि बस पाकिस्तान का डिफॉल्ट कर रहा है। देखिए, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है ना, ये एक परसेप्शन है, परसेप्शन। इट इज नॉट रियलिटी, इट इज अ परसेप्शन। किनका यह परसेप्शन है? ये जो पाकिस्तान के बॉन्ड में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनमें से चंद इन्वेस्टर का, ये नहीं है कि सारे के सारे इन्वेस्टर हैं उनका व्यू, चंद इन्वेस्टर का ये व्यू है कि पाकिस्तान शायद दिसंबर 5 को $1 बिलियन का जो सुकूक बॉन्ड है, इस्लामिक बॉन्ड, वो मैच्योर हो रहा है, तो पाकिस्तान उसकी अदायगी शायद ना कर सके। ये उनका परसेप्शन है, उनका व्यू है। इसका रियलिटी से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। सही। इसी तरफ जो है आपके स्टेट बैंक के गवर्नर साहब भी कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि जी हमने कभी डिफॉल्ट नहीं किया है, ना करेंगे। ये हकीकत है, पाकिस्तान ने कभी माजी में डिफॉल्ट नहीं किया है। आज तो फिर भी $8 बिलियन लेकर बैठे हुए हैं। जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे था और जब हम लोगों ने न्यूक्लियर धमाका किया था पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान पे तो इकोनॉमिक सैंक्शन लगा हुआ था। आज तो कोई पाकिस्तान पे इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं है। लेकिन और हमारे पास जो बाहर से तमाम इनफ्लोज रुक गए थे, आज हमारे पास कोई इनफ्लोज रुके नहीं है। जो इनफ्लोज आ रहे हैं उस वक्त बिल्कुल बंद हो गया था। तो जितनी जो डेट की पेमेंट थी हम वक्त पे किए चले जा रहे थे, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व गिरते गिरते ये $400 मिलियन से भी नीचे चला गया था। उसको भी हमने डिफॉल्ट नहीं किया। तो आज तो अल्लाह के फजल से $8 बिलियन के करीब है। लेकिन मैं यहां पर एक वार्न कर देना चाहता हूं कि देखें, जो ड्राइविंग सीट पे होता है ना, वो ड्राइवर जो है चाहे गाड़ी को अपने मंजिल तक पहुंचा दे या खड्डे में गिरा दे, उसके हाथ पे है ना ड्राइविंग सीट। तो डिफॉल्ट उसी वक्त करेगा जब कोई हुकूमत वक्त उसको किसी ने ये मैंडेट दिया है कि पाकिस्तान को बिल्कुल श्रीलंका टाइप के क्राइसिस में ले आकर खड़ा कर दो। तो अगर वो चाहे हुकूमत वक्त तो हो सकता है डिफॉल्ट, अदरवाइज तो। लेकिन सर जाहिर सी बात है, कोई हुकूमत वक्त तो ये नहीं चाहेगी ना सर, कि ना किसी को ये पॉलिटिकली सूट करता है ना। ये बता देना चाहता हूं कि अगर हुकूमत वक्त चाहे तो मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है, अगर चाहे। लेकिन सर वो कर, मतलब ये तो इसकी एक सियासी कीमत भी है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव तो है ही, उसके बाद पॉलिटिकल कीमत भी है। गालिबन ये तो कोई भी नहीं करना चाहेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते सर, ये जो तो ये जो IMF का रिव्यू है, जिसके हवाले से ये बार बार ये खदशात का इजहार किया जा रहा है कि वो जो रिव्यू के एक तो पहले वो शुरू लेट हो रहा है, और दूसरा ये कि क्या उसमें पाकिस्तान अपनी शराइत पूरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और उसके बाद ऑब्वियसली उसके बाद अगर हम ऑफ ट्रैक चले गए तो फिर ये सारी मामलात जो है और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। आपको क्या लग रहा है इस वक्त? देखो, सबसे पहली चीज ये है कि दिस इज द वर्स्ट IMF प्रोग्राम एवर गिवन टू एनी कंट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द IMF। जितनी मेरी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है, इतना मुश्किल तरीन प्रोग्राम IMF ने कभी भी किसी हुकूमत को नहीं दिया, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर में भी। ठीक है। और यह होता है
सारा सियासी होता है। IMF का प्रोग्राम इट इज अ प्योरली एंड प्योरली पॉलिटिकल इन नेचर, ठीक है। और इसी दिन के लिए मैं इमरान खान साहब को मना करता रहा उस वक्त कि आप ना जाएं, क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिक हालात बहुत बदल गए हैं। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप भी जब वजारत खजाना में थे तो आप तो गए हैं IMF में, तो मैंने उनसे कहा था कि उस वक्त हम जो पावर जो है दुनिया के सुपर पावर, हम उसके राइट साइड पे खड़े थे, आज हम उनके लेफ्ट साइड पे खड़े हैं। तो बड़ी चीजें बदल गई है। फिर वो इन्होंने उनको माइक पॉम्पियो का स्टेटमेंट दिया, बताया, याद दिलाया, जो उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जब हुकूमत थी, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने सितंबर के महीने में 2018 में एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें मैं उनको कोट करना चाहता हूं उनके स्टेटमेंट को, मेक नो मिस्टेक, वी विल नॉट अलाउ IMF टू लेंड मनी टू पाकिस्तान टू रीपे चाइनीज डेट। समझ गए जी कि हम पाकिस्तान को ये नहीं IMF को कहेंगे कि पाकिस्तान को पैसे दो ताकि पाकिस्तान चाइना के डेट जो है ये वापस कर सके। तो टारगेट कौन था? चाइना था। तो मैंने यही बताया कि सर, माजी में जितने भी हमने प्रोग्राम किए हैं, कभी तो इस लेवल पे कभी इंटरफेरेंस नहीं हुई है, और ना कभी इस किस्म की चीजें, बातें किसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लेवल पे कही गई है। अब क्या होगा डॉक्टर साहब, बिकॉज अब प्रोग्राम में तो चले गए, बादल नखास्ता चले गए, इस वक्त सियासी तौर पे जो इंटरनेशनल मामलात हैं वो भी हम उसमें, वो हमारे लिए वो हवा मुवाफिक नहीं है, लेकिन अब हमने कमिटमेंट्स तो दे दी ना। अब आपको क्या लग रहा है आगे ये जो अगला रिव्यू है, जो ये दिसंबर वाला, ये आपको? हाँ ठीक है। पहली बात यह है कि बादल नाखस्ता नहीं गए, हमें लेकर जाया गया, घसीट कर लेकर जाया गया, ठीक है। हम उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। अभी यह है कि हमने जब 7th और 8th रिव्यू जब कंबाइंड हुआ, तो हमने बहुत सारे जो हैं उनको IMF को कमिटमेंट की थी कि हम ये करेंगे इस पीरियड में। जहां तक ये है कि जो टारगेट रखे गए हैं रेवेन्यू के, मेरा ख्याल है कि FBR वो रेवेन्यू का टारगेट अचीव शायद ना कर पाए, और ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो जिस तरीके से मुल्क में हालात है, अफरा तफरी मची हुई है, कोई मतलब यह है कि किसी का टेंशन इकॉनमी पे नहीं है, इकॉनमी अल्लाह वास्ते चल रही है। तो ऐसे में तमाम जो लीडिंग बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये सब साइड लाइन पे इस वक्त बैठे हुए हैं। तो मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि जब मईशत का पहिया घूमेगा तो रेवेन्यू आएगा ना। तो दूसरी चीज यह है कि FBR के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी देखें, आपने तो इंपोर्ट पे बड़ी पाबंदी लगा दी है, LC ऑनर नहीं हो रहे हैं, तो फिर हम कहां से टैक्स इकट्ठा करेंगे? ये FBR की जो है ना, वो मैं कहूंगा कि एक बहानाबाजी है। इसलिए कि क्या सिर्फ इंपोर्ट के बलबूते ही पे हम रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं कि इंपोर्ट बढ़ेगा और करेंसी डिवैल्यू होगा तो रेवेन्यू FBR का बढ़ जाएगा और टारगेट से ज्यादा भी अचीव कर लेते हैं? देखिए, ये कोई जरूरी तो नहीं है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि करंट अकाउंट को ठीक करना है, एड्रेस करना है, उसके लिए उन्होंने सही तरीके से इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी इख्तियार की हुई, बिल्कुल ठीक डायरेक्शन पे वो जा रहे हैं। लेकिन FBR जो है, अगर उसकी सारी रिलायंस इंपोर्ट पे है, तो ये 26,000 जो लोग काम कर रहे हैं FBR में, क्या उनकी जरूरत है फिर 26,000 लोगों को रखने की? अगर सिर्फ हमने इंपोर्ट से ही रेवेन्यू इकट्ठा करना है तो फिर 26,000 लोग क्यों, क्या काम कर रहे हैं? ये इंटरनल रेवेन्यू सर्विस क्या कर रहा है, IRS जिसको आप कहते हैं, सेल्स टैक्स वाले क्या कर रहे हैं? देखिए, सेल्स टैक्स का जो बेस है ना, ये इस वक्त पाकिस्तान में वेरी हाई डबल डिजिट इन्फ्लेशन है, तकरीबन 28-29% रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग टैक्स बेस है, ये तो ऑलरेडी इन्फ्लेट हुआ है 28-29%। तो फिर रेवेन्यू क्यों नहीं आ रहा है? यहां से रेवेन्यू आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो ये FBR की कमजोरी है।